अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो जी आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन। अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल क्या है और इसमें रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, तो ये सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, सबसे पहले मैं बताऊँगा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक पाकिस्तान के अंदर अदारा है जो कि इंजीनियर्स को फैसिलिटेट करता है। जो भी लोग ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंस्ट्रक्शन के जितने भी मामला हैं उनके अंदर काम करना चाहते हैं, उनके जो फ्रेश ग्रेजुएट्स इंजीनियर्स होते हैं उनको भी ये मेंबरशिप देता है कि वो भी फ्यूचर में अपनी वो मेंबरशिप कार्ड उनके पास अगर हो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का, तो उनको जॉब्स के हवाले से या कंस्ट्रक्शन कंपनीज में अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो उनको आसानी होती है। तो वो उनको भी रजिस्टर्ड करता है अपने साथ, उनको भी ऑप्शन देता है कि वो भी आप भी हमारे साथ रजिस्टर्ड होकर हमारी मेंबरशिप ले लें और फिर आपको आगे फ्यूचर में आपके जितना भी करियर है उसके अंदर आसानी होगी। तो उसके लिए भी इन्होंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट ने एक पोर्टल दिया हुआ जिसपे फ्रेश ग्रेजुएट्स बाकायदा उनको ये सब्सिडी देते हैं। उनको जो है ना फीस भी थोड़ी सी देते हैं, 1000 फीस में लाइफ टाइम आजकल जो है ना वो उनको मेंबरशिप मिल रही है। ये तो होगी ग्रेजुएट्स के हवाले से बात। लेकिन जो दूसरे जितने भी आप इर्द गिर्द देखते हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाते। इवन के सड़क का प्रोजेक्ट निकलता है, बाज़ वक़्त आपके इर्द गिर्द मोटरवे का प्रोजेक्ट निकल आया, डैम का प्रोजेक्ट निकल आया, गवर्नमेंट ने कहीं कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, कोई नया एरिया बनवाना है, कोई बाज़ वक़्त गवर्नमेंट मुख्तलिफ क्वार्टर बनवाती है, आर्मी के क्वार्टर। तो ये जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, इवन के प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी जो प्लाजे हैं जिसमें शामिल हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही किसी छोटे मोटे मिस्त्री लोगों को नहीं मिलते। इसके लिए बाकायदा आपके पास कंपनी होनी चाहिए और उस कंपनी की बाकायदा रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं तो फिर आपको वो टेंडर मिलेगा या वो ऑर्डर या वो ठेका मिलेगा। तो उसके लिए एक तो आपके पास सेटअप हो गया, आपके पास मशीनरी भी है, आपके पास एम्प्लॉयज़ भी हैं, आपके पास बाकायदा सेटअप है एक बड़ा जिसमें आप वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको बाकायदा पाकिस्तान के अंदर अदारा है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नाम से, उससे लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। अगर तो आपको उस अदारे से लाइसेंस मिल जाए तो फिर आप उस टेंडर गवर्नमेंट का निकल रहा है या किसी भी प्राइवेट प्रोजेक्ट का निकल रहा है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। कि अगर तो आपके पास उस मुतल्लिका अदारे का रेगुलेटर जो भी इन मामलों को देखता है उसका लाइसेंस है, तो फिर आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे वो टेंडर मिलने के। अदरवाइज बाज़ बात लिखा जाता है बकायदा जब टेंडर निकलते हैं अखबारों के ऊपर कि जी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लाइसेंस होल्डर शुदा जो लोग हैं वही अप्लाई करें, इसके अलावा जितने भी लोग अप्लाई ना करें। तो इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत अथेंटिसिटी है। तो वो हमने लाइसेंस हमें कैसे मिलता है, उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, वो सारा प्रोसीजर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसको वो सारा कुछ सीखने के लिए, वो सारा कुछ देखने के लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या तरीकाकार है कि ये सारा काम ऑनलाइन होता है या मैनुअल होता है, आज मुकम्मल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो टॉपिक पर जाने के लिए हमें लैपटॉप की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ मिलते हैं। देख लेना है इसके अंदर मैंने मुकम्मल रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं जी। तो हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और लैपटॉप की स्क्रीन में आके मैंने ये आपके लिए एक चार्ट फ्लो बनाया हुआ है जिसमें इसको देखते हुए आप मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि कहाँ से आपने शुरू होना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और उसके बाद आपने फाइनल कैसे सबमिट करना है और कितना टाइम लगेगा। तो इसमें सबसे पहले जी आपने जो भी आपकी कंपनी है, या तो आपने इंडिविजुअल अपने नाम के ऊपर लेना है या आपने अपनी फर्म के नाम पे लेना है, अपनी जो पार्टनरशिप फर्म है उसके नाम पे लेना है, या आपने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे लेना है। तो उसके लिए आपको जैसे कि SECP में नेम सर्च करना होता है आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने से पहले, ऐसे यहाँ भी जब आपने अपनी फर्म रजिस्टर करवानी है तो उस फर्म का नाम आपने चेक करना है क्या ऑलरेडी उसी नाम से कोई और फर्म ने लाइसेंस तो नहीं लिया हुआ। तो आपको बाकायदा अपना नाम चेक करना पड़ेगा। वो नाम कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इसके लिए हाइपरलिंक इस पे लगाया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके भी हम जो है ना वहाँ जा सकते हैं। वो करने के बाद जब आपने नाम चेक कर लिया कि जी ये नाम अवेलेबल है, मैं इस नाम में कंटिन्यू कर सकता हूँ, उसके बाद जी इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि फॉर रजिस्ट्रेशन इन कैटेगरी C6 टू C5 यूज एप्लीकेशन फॉर्म। अगर तो आप जो अपर कैटेगरी, जो लो कैटेगरी, इसमें ऐसे है कि जितनी अपर होगी मतलब C5 C6 वो लो कैटेगरीज हैं। उसके बाद C4 उससे हायर है, C3 उससे हायर है, C2 C1। तो ये जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं ऐसे ऐसे कैटेगरीज जो है ना ऊपर जाती हैं। तो इसमें अगर आपने C5 और C6 ये लो कैटेगरीज हैं, इनके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो इनके लिए आपको मैनुअली अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है वो मैंने इस पर भी हाइपरलिंक लगाया हुआ है, तो आपने वहाँ क्लिक करना है और उसके बाद ये आपने उस फॉर्म पे चले जाना है। वो फॉर्म आपने डाउनलोड कर लेना है, मुतल्लिका फॉर्म जो भी अगर आप नई अप्लाई कर रहे हैं, नई रजिस्ट्रेशन के लिए या आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो C5 और C6 की कैटेगरी के लिए स्पेसिफिकली आपने मैनुअल अप्लाई करना है, उसमें ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है।
लेकिन अगर आपने C4 और से आप अबव कैटेगरी जो कि C3, C2, C1 के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपको ऑनलाइन पोर्टल पे स्पेसिफिकली कहा जाता है कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई करें। इस कैटेगरीज की आपकी एप्लीकेशन मैनुअल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये है जी तरीकाकार। उसके बाद ये आपने अप्लाई करने का मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं ये बकायदा मैंने एक लिस्ट इसमें लिखी हुई है। मैं आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये सारा कुछ डाल दूंगा ताकि इसके लिए आपको आसानी हो। उसके बाद आपने एप्लीकेशन डाल देनी है, जैसे भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वहाँ आपने डाल देनी है और आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके 15 दिन लगेंगे, और आप 15 दिन से 16 दिन लगते हैं तो आपको आपका सर्टिफिकेट लाइसेंस नंबर जो है ना वो इशू हो जाता है। तो अब मैं आपको थोड़े से फॉर्म दिखा देता हूँ कि फॉर्म जो है ना इसके किस तरह के होते हैं, और ऐसी जो BEC की वेबसाइट है उस पर आपने कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, ऑनलाइन पोर्टल किस तरह का है, उसमें आपने कैसे अप्लाई करना है, वो सारा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ जी आपने अपने सर्च इंजन के अंदर आ जाना है और यहाँ आपने आके लिखना है pec.org.pk, ये यहाँ आ गया। इसके बाद ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड, इस तरह की वेबसाइट आपके सामने खुलती है। इसमें आपने मुतल्लिका आ जाना है फर्म रजिस्ट्रेशन, ये आपके सामने आपको टैब नजर आ रहा है, यहाँ आपने आ जाना है और यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है ऑनलाइन फर्म रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये आ रहा है। तो इस पर आपने क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऑप्शन दे रहा है कि जी ये आपके कुछ ऑप्शन है क्विक लिंक्स। इसमें आपने रजिस्ट्रेशन पॉलिसी अगर देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपको दिखाए भी और बताया भी वो यहाँ लिखे हुए हैं कि आपकी मुतल्लिका जो भी आपकी कंपनी है जिस तरह की जिस नौइयत की, वो आप यहाँ से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जाके अपने देख सकते हैं जी। अगर न्यू और लोकल फर्म है आपकी तो वहाँ से रिन्यूअल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि आपने पहले साल लिया था, अब आप उसको रिन्यू करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद अगर आपने अपग्रेड करवानी है कि अगर आप पहले C6 कैटेगरी में थे आप C5 में आना चाह रहे हैं, या C5 में थे आप C4 में आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ये उसकी भी एक लिस्ट है। उसके बाद जी डाउनग्रेड, अगर आपकी फर्म पहले C1 थी अब आप उसको C2 करना चाहते हैं तो डाउनग्रेड के लिए कौन से फॉर्म चाहिए वो भी इसमें लिस्ट है बाकायदा। तो ये है जी रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ जी कोड डिटेल, आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई करना है उसमें कोड्स की भी एक स्पेसिफिकेशन होती है। ये बाकायदा जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। आपको जो PEC है उसके ऑफिस भी जाना पड़ता है और जाके भी आपको जो है ना वो थोड़ी सी डिटेल लेनी पड़ती है। आप उनसे कॉल करके भी उनसे पूछ सकते हैं जी मेरी मुतल्लिका मैं इस तरह से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो इस तरह से मेरी कुछ मतलब ये मेरी कैटेगरी है, इसमें मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे बाकायदा उसका कोड बता दें। और उसके बाद PCB रिक्वायरमेंट होती है। PCB रिक्वायरमेंट का क्या तरीकाकार होता है ये भी आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं बाकायदा कंपनी के या इंजीनियर्स के, तो वो पॉइंट्स कैलकुलेट कैसे होते हैं इसमें उसमें भी उन्होंने बताया हुआ है थोड़ा सा कि आपका डिसिप्लिन क्या है, कि आप सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, आपने वो बताना है। PEC का नंबर जो आपको ऑलरेडी इशू हुआ है वो बताना है। वर्क एक्सपीरियंस विद फर्म, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, और पार्टनर परसेंटेज जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें पार्टनर की परसेंटेज क्या है तो वो आपने डाल देनी है। उसके बाद आप गेट PCPs करेंगे तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो पॉइंट्स बाकायदा रिक्वायर्ड होते हैं कि जी अगर आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इतने पॉइंट्स होने चाहिए, तो उसका कैलकुलेटर भी उन्होंने यहाँ दिया हुआ है जी। वापस आ जाना आपने, और फी कैलकुलेटर अगर आपने जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना है उसमें फी कितनी होगी तो आपने वो यहाँ से वो भी देख सकते हैं कि आप पाकिस्तानी फॉरेन अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियर ओन्ड अप्लाई कर रहे हैं या नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं। इंजीनियर ओन्ड ये है कि वो इंजीनियर उसके अंदर खुद पार्टनर है तो फिर तो इंजीनियर ओन्ड कंपनी, अगर इंजीनियर उसके अंदर पार्टनर नहीं है तो फिर वो इंजीनियर ओन्ड कंपनी नहीं है। उसके बाद ये एप्लीकेशन टाइप आप न्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो आपने बता देनी है। फर्म की कैटेगरी बता देनी सारा कुछ करने के बाद, और नंबर ऑफ ईयर्स के कितने सालों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपने डालना है। उसके बाद आप ओके करेंगे तो आपको बाकायदा वो फी बता देगा जी इस कैटेगरी के लिए जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं इसके लिए फीस कितनी है, तो फी कैलकुलेट आप यहाँ से खुद कर सकते हैं। ये कुछ क्विक लिंक्स उन्होंने दिए हुए हैं। उसके बाद जी आपने अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ से आप जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जी मैं आपको बता देता हूँ, ये जगह क्रिएट ऑनलाइन अगर आपने फर्स्ट टाइम करना है तो आपको कहते हैं जी क्या आपके पास ऑलरेडी PEC का लाइसेंस नंबर है, अगर तो है आपने येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपका साइन अप की वो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा कि यहाँ अपना नाम डालें या अपना लास्ट नेम डालें, तो मैं अब यहाँ अपनी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ ज़रा जल्दी। यहाँ वो कहता है जी अपना ईमेल डालें, जीमेल को वो यहाँ कंफर्म करने का भी कहता है। उसके बाद ये अपना CNC नंबर आप डालें, उसको भी आपने कंफर्म करना है। पासवर्ड आपने डालना है, जो भी आप पासवर्ड इसमें लगाना चाहते हैं वो आप पासवर्ड डालेंगे यहाँ, और यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। करने के बाद आप यहाँ से साइन अप कर जाएंगे जी। जैसे आप साइन अप कर जाएंगे तो साइन अप करने के बाद वो कह रहा है कि आप
कि ईमेल के ऊपर जो भी आपने ईमेल दिया उसके ऊपर हमने एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक करें ताकि आपका वो ईमेल वेरीफाई हो सके। तो आपने अपने ईमेल में आ जाना है और यहाँ से मुझे ईमेल आ चुकी है और ईमेल में आने के बाद मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा और जनाब अब मुझे कहते हैं कि वो साइन इन कर लें। साइन इन करने के बाद वापस मैंने अपने ईमेल में आना है। ईमेल में मुझे बाकायदा उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि जी ये आपकी यूज़र आईडी है, ये वो कहता है जी आपकी यूज़र आईडी है और ये मैंने जो पासवर्ड जनरेट किया है, ये पासवर्ड मैंने लगा देना, मैंने साइन इन कर जाना है। साइन इन करने के बाद अब वो कहता है जी अवेलेबिलिटी ऑफ फर्म्स नेम, अगर आपका नाम अवेलेबल हो चुका है तो बताएं, नहीं है तो आपने जो है ना वो अपना नाम सर्च कर लें। नाम सर्च करने की ऑप्शन किस तरह से है वो भी आपको दिखा देता हूँ जी। ये नाम सर्च करने की ऑप्शन है कि जो भी आपका नाम है, कंस्ट्रक्टर है या ऑपरेटर है, आपने बाकायदा अपनी कैटेगरी को क्लियर कर लेना कि आप कंस्ट्रक्टर के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं या ऑपरेटर के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया तो आप पीसी के ऑफिस कॉल करके भी उनसे ये पूछ सकते हैं कि जी कंस्ट्रक्टर क्या है, ऑपरेटर क्या है और मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ। अगर तो आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं तो आप पीसी के ऑफिस में कॉल करके अपना क्लियर कर सकते हैं कि आप कंस्ट्रक्टर हैं या ऑपरेटर हैं। तो मैं कहता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ जी ABC ट्रेडर्स के नाम से अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ वो कहेगा जी ये नाम अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ये नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने एक मिसाल के तौर पर एक नाम लिया है, तो वो कह रहा है जी ये नाम नहीं है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं वापस आऊँगा, मैंने नाम चेक कर लिया और सारे बायलॉज वगैरह ये सब कुछ पढ़ लिया। मैं न्यू एप्लीकेशन डालना चाहता हूँ, यहाँ आपने क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप कहेंगे जी पाकिस्तान ओन्ड फर्म है, आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो मैं कहता हूँ जी मैं कैटेगरी C2 में अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो फर्म नेम मैं कहता हूँ जी ABC कंस्ट्रक्टर्स के नाम से मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद जी बेसिक अप्लाई में बताना है कि इंजीनियर की ओनरशिप कितनी है, इंजीनियर पार्टनर है या इंजीनियर ऑनर है इसमें। तो मैं कहता हूँ जी इंजीनियर इसमें पार्टनर है। और उसके बाद आप कब अप्लाई करने जा रहे हैं, किस ईयर के लिए आप अपने अप्लाई करना है, तो इस ईयर जो अभी क्लोज हो रहा है मैं इस ईयर के लिए अप्लाई करूँगा। और उसके बाद जी ऑनरशिप आपकी इसमें क्या है, आप ऑनर में सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है आपकी, किस तरह की कंपनी है आपकी। तो मैं कहता हूँ जी इसमें हमारी जो है ना इंडिविजुअल की है। इंडिविजुअल के बाद आपने अपना ऑफिशियल ईमेल देना है, मैं वही ईमेल दे देता हूँ जो मेरे पास है। अगर आपने अपनी कंपनी का अलग से ईमेल बनाया हुआ है तो आप वो भी दे सकते हैं, बल्कि आपको वही बना के देना चाहिए। ऑफिशियल ईमेल मैंने दे दिया और सेकेंडरी ईमेल वो कह रहा है ये ऑप्शनल है आपके पास। वेबसाइट अगर आपकी है तो ये भी ऑप्शनल है, ये आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप ना भी दें। फ़ोन नंबर वो आपका ये भी ऑप्शनल है। आप मोबाइल नंबर अलबत्ता वो ज़रूरी है, वो आपने लाजमी देना है। NTN नंबर आपने यहाँ देना है, मैं NTN नंबर भी यहाँ दे देता हूँ। फैक्स अगर आपका है ठीक है तो आप दे सकते हैं। सिलेक्ट कोरियर सर्विस, कोरियर सर्विस आप कौन सी अप्लाई करें जो है ना उसमें यूज़ करेंगे। LCS है, GPO है, अदर है, M&P है, ये मुलर एंड फिप्स के नाम से एक कोरियर सर्विस है, इसको भी आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यही मैं इसको चूज़ करूँगा। उसके बाद ये मेलिंग एड्रेस है, आपका खतों किताबत का जो एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से शॉर्ट सा लिख देता हूँ थोड़ा सा। एरिया भी वो पूछ रहा है आपसे, तो उसमें मैं फिर रिपीट कर देता हूँ वही एड्रेस। और अदर्स अगर कुछ आपका है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। उसके बाद जो आपसे कहता है पाकिस्तान है, सिलेक्ट प्रोविंस, आपका प्रोविंस कौन सा है, तो मेरा पंजाब है, आपका जो होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। और परमानेंट एड्रेस आपने वो बताना है इनको, वो एड्रेस आप यहाँ से फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ नीचे। करने के बाद आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, तो कंट्री ऑब्वियसली आपका पाकिस्तान ही है, क्योंकि आप पाकिस्तान में अप्लाई करेंगे, बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर एज अ फॉरेन आप सेलेक्ट करेंगे सारा सिलसिला। फिर आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट करना है और सिटी सेलेक्ट करना है। मेरा सिटी जो है ना वो है शेखपुरा है, तो मैं शेखपुरा करूँगा। आपका जो भी सिटी होगा आपने वो सिलेक्ट करना है। ये शेखपुरा आ गया। करने के बाद मैंने सेव कर देना है। यहाँ भी वो सिटी पूछ रहा है। ये मेरी प्रोफाइल सेव होगी। अब वो कहता है जी प्लीज चेक दिस टू ऐड इंजीनियर ऑनर, अपने ऑनर की इन्फॉर्मेशन दें। तो जो भी ऑनर है, यहाँ मैं खुद ऑनर हूँ तो ऑनर की इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। मोबाइल नंबर डाल देना जी, NTN नंबर डाल देना है, टाइप सेलेक्ट करनी है जी, ऑनर है और कितने ऑनर है, ये 100% ऑनर है। डेट ऑफ जॉइनिंग क्या है जी, डेट ऑफ जॉइनिंग मैं आज की ही डाल देता हूँ, जो आपकी हो आपने वो डाल देनी है। और यहाँ से मैं ट्रेस कर लेता हूँ अपनी ID कि जी ये मेरी ID है। ये जी नीचे करने के बाद मैंने यहाँ से ऐड करना है और ऐड करके मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड हो गई। और फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। आपने अपना कोड डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेना। मैं कहता हूँ मैं सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन हूँ और सिलेक्ट कोड, जो भी आपका कोड है मुतलका वो आपने सिलेक्ट कर लेना। आपने अपना मुतलका उसके लिए थोड़ी सी सर्च करनी है कि आपका कोड कौन सा है मुतलका जिसमें भी आप अप्लाई करने जा रहे हैं।
उसके बाद ये अटैचमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको आपके मुतल्लिका फील्ड के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपने लगा देने हैं। और यहाँ जो है ना वो जो भी आप एफिडेविट एंट्री हैं, जो भी वो चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड करते हैं आपकी कैटेगरी के हवाले से, वो आपने बाकायदा यहाँ कर देना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपने वो उसको ट्रेस करके वो डॉक्यूमेंट यहाँ अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद जनाब आप उसको अपलोड इमेज करेंगे। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आप नए टैब के अंदर आ जाएंगे। यहाँ वो कहता है कि आपने जो भी पेमेंट की है वो पेमेंट करेंगे आपने किस बैंक के अंदर की है। ये हबीब बैंक लिमिटेड की गैर है तो हबीब बैंक में आपने वाउचर नंबर यहाँ अपना डाल देना। मैं कोई भी यहाँ रैंडम अमाउंट डाल रहा हूँ। और उसके बाद जो आपने 15,000 जो भी जितनी पेमेंट की है आपने वो पेमेंट आपने सेलेक्ट कर लेनी। इसकी मेरे ख्याल से फीस ज़्यादा है तो मैं 50,000 कर देता हूँ सिलेक्ट। 50,000 करने के बाद आपने वाउचर की डेट देनी है, किस डेट को आपने पेमेंट की। मैं कहता हूँ जी मैंने आज ही पेमेंट की है। और फाइल चूज करने के बाद आपने जो भी फाइल आपकी मुतल्लिका है जिसमें आपने पेमेंट की हुई है वो रिसीट आपने अटैच कर देनी है। अटैच करने के बाद आपने ऐड वाउचर यहाँ से पे क्लिक कर देना है और आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा है जी आपने जो भी सारा कुछ किया है अप्लाई, उसमें जनाब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ना वो यही डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच करने थे। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको सबसे ज़रूरी बताता चलूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है ये तो है ही, लेकिन इसमें जो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपका वो है आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, उनका मुझे बहुत एक्सपोजर है। अगर किसी बंदे को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से कोई मसला हो कि जी वो कैसे बनते हैं, बाकायदा आपकी सिर्फ आपने बैंक स्टेटमेंट देनी होती है और उसकी बेस पे वो सारा आपने अपना फिजिबिलिटी रिपोर्ट जनरेट कर देनी होती है। तो उसके हवाले से मुझे बहुत एक्सपोजर है, मेरा उसके हवाले से 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से किसी को मसला हो, बाकायदा पीसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरा एक्सपोजर है 3 साल का, किसी को भी कोई मसला हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे सकता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दूंगा। आपने बाकायदा फिर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाके उनको साइन स्टैम्प करवा लेना है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी फीस लेते हैं, अगर तो वो खुद आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए तो फिर वो आपको बनाने के लिए ज़्यादा पैसे लेते हैं और आपको जो है ना वो उसके अलग पैसे लेते हैं उसको साइन करने के। लेकिन अगर आप बना के बाकायदा ले जाएं तो फिर वो साइन करने के कम पैसे लेते हैं। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के हवाले से आपको कोई मसला हो तो आप उस हवाले से मुझे याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से मैं बता रहा हूँ, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको उस हवाले से कोई मसला हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से तो आप मुझसे, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उस हवाले से आपको कोई मसला हो तो आप मुझे याद कर सकते हैं। तो वो आपने करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने किए तो वो आपने यहाँ से अटैच कर दिए। एक ही फाइल आपने उसकी बनानी है, फाइल बनाने के बाद आप उनको स्कैन करना है। तो उसको आपने इकट्ठे ही सारे डॉक्यूमेंट जितने रिक्वायर्ड है, तो मैंने तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अटैच किया है जिसमें मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट अभी अटैच कर दिया। मैं आपको मिसाल के तौर पर सारा कुछ बता रहा था ताकि जल्दी जल्दी ये सारा काम हो जाए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे स्कैन करके एक ही दफ़ा जो है ना वो अपलोड कर देना है। अटैचमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में 5 नंबर जो है ना ऑप्शन है उसमें आपने, और उसके बाद फी वाउचर आपने करना है। करने के बाद आपने सबमिशन वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ से आके आप अपना एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट कर देनी है। तो यही था सारा प्रोसेस। पीसी में 2 तरीकाकार है। एक तो ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, अगर आपने मैनुअल अप्लाई करना है मैनुअल का मैं आपको शॉर्ट जरा बता देता हूँ दोबारा से। पीसी की वेबसाइट में आपने आना है और यहाँ आके आपने अप्लाई के लिए यहाँ आना है और इसमें आपने देखना है जी कि आपने अगर मैनुअल अप्लाई करना है तो मैनुअल अप्लाई करने के लिए आपको क्या तरीकाकार है उसका, तो उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में आपने आना है और यहाँ से आपने फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की ऑप्शन है। अगर आपने कैटेगरी C5 और C6 के लिए अप्लाई करना है तो उसमें एप्लीकेशन जो मैनुअल फॉर्म है वो आपने खोल लेना है, यहाँ से क्लिक कर लेना। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने बताना है जी आप कंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं या ऑपरेटर के तौर पर। तो जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपने सेलेक्ट कर लेना है। आपने बताना है कि मेरी कंपनी इंजीनियर ओन्ड है या इंजीनियर ओन्ड नहीं है। मैं कहता हूँ जी नहीं, इंजीनियर ओन्ड नहीं है। तो उसमें आपने जिस कैटेगरी में भी अप्लाई करना, C5 में अप्लाई करना, C6 में अप्लाई करना है और नई एप्लीकेशन देनी है या रिन्यूअल देनी है या अपग्रेड करवाना है। तो मैं कहता हूँ नई एप्लीकेशन डाली तो नई एप्लीकेशन के लिए फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा और इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद, अब ये काफ़ी लंबा फॉर्म है 15-20 पेजेस का, तो इसके लिए आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना अप्लाई करने के लिए जा रहे होंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लिए होंगे तो ये फॉर्म आप बेशक खुद डाउनलोड करके ले जाइए, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। तो वहाँ जाने के बाद आपने वहाँ बैठ के चाहे किसी बंदे को, उधर बंदे लोग भी बैठे होते हैं वहाँ से भी उससे भी फिल करवा सकते हैं, ये खुद भी किसी से पूछ के ये सारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म कैसे फिल करेंगे मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा जो है ना इसमें 15 पेजेस है, तो 15 पेजेस बहुत एक्सप्लेन करते करते बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये अगर आपने मैनुअल अप्लाई कर रहे हैं C5 और C6 की कैटेगरी में तो उसके लिए आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं और उसका ये तरीकाकार है। और वो मैं फिर बता दूं कि C5 और C6 की कैटेगरी में एप्लीकेशन रिसीव ही मैनुअल की जाती है और उसके ऊपर वाली जो कैटेगरी है C4 से लेकर C1 तक तो उसमें मैनुअल एप्लीकेशन नहीं रिसीव की जाती हैं। अब वो
ऑनलाइन ही रिसीव की जाती हैं। और उसके लिए आपको बाकायदा अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का वो कहाँ से मिलती है वो मैंने आपको बता दिया। तो यही था जी सारा प्रोसेस कि कैसे आप पीसी में अपनी फर्म को या अपने जो भी अदारा है उसको रजिस्टर करवा सकते हैं जी। तो एंड पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मैंने जितना भी सारा काम किया है मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। मैंने क्योंकि अगर सारा कुछ मेरे पास रेलिवेंट डाटा नहीं था, मैंने ना इसमें कंपनी अपनी जो फर्म है वो रजिस्टर्ड करवानी थी, तो मैंने सारा काम बहुत स्पीड से किया है और आपको एग्जांपल्स दी हैं कि जी ये सारा इसका ऑनलाइन पोर्टल है, उसके अंदर आपने कैसे जाके कहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपने बाकायदा इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और जो भी आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, मेरे पास तो अभी रेलिवेंट एक भी डॉक्यूमेंट नहीं था, मैंने सारी चीज़ें एग्जांपल दी हैं। मेरे पास रेलिवेंट क्यों डॉक्यूमेंट नहीं था, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं करना था, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए आपने अपने मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, अपने बाकायदा उन सारी चीज़ों, अपने पीसीपी जो पॉइंट हैं, जो इंजीनियर के पॉइंट्स होते हैं वो कैलकुलेट करने हैं और सारा डाटा आपने अपना इकट्ठा करके तो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। इसलिए एंड पे मुझे जो है ना वो उसने कुछ जो है ना वो ऑब्जर्वेशन खड़े कर दिए कि यही चीज़ें आपकी अभी पूरी नहीं है और आप इनको पूरी करें तो फिर आपका जो है ना वो केस सबमिट होगा। तो मुझे उसने सबमिट की ऑप्शन ही नहीं दी। तो आपने अपनी मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठी करनी है, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। अगर मैं सारा कुछ इकट्ठा करता तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने वो इकट्ठा नहीं किया। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी अपनी कीमती राय से कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।